नमस्कार, मैं विकास रावत ओसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के लिए महत्वपूर्ण जीएस श्रृंखला को कंटिन्यू आपके बीच में ला रहे हैं। आज उसी क्रम में एक अगला वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। आइए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा में एक निर्धारक के तौर पे आपके लिए काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत में कॉफी के लिए, याद रखना है, कॉफी के लिए पूछा गया है, भारत में कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? दक्षिणी पठारी क्षेत्र होता है, याद रखना, कॉफी के लिए। आइए चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉफी के उत्पादन हेतु कौन सी जलवायु ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखना है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो भारत के दक्षिण भारत में या दक्षिणी पठार पर, जिसमें मूलतः कर्नाटक, तमिलनाडु वाले भागों में ये प्राप्त होती है। इसीलिए भारत में कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो होगा वो याद रखना है, कौन सा होगा? दक्षिणी। जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में आप याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र घाटी चाय के लिए फेमस हो सकती है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा याद रखना है। जबकि कॉफी की अगर आपसे बात करें तो याद रखिएगा, दक्षिणी पठारी जो भाग है आपका भारत का, वो एकदम आदर्श स्थिति पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर हम इसके और विकल्प की चर्चा करें तो लिखा हुआ है सिंधु और गंगा घाटी। तो याद रखना है, गंगा और सिंधु घाटी जो क्षेत्र है ये गेहूं और चावल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? तो याद रखना है, कविता का नाम क्या है? झांसी की रानी। आपने सुना होगा, खूब पॉपुलर लाइनें हैं, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। इसकी रचयिता कौन है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी ये लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इन सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में रखना, ये कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की थी। ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी का उत्तर प्रदेश के किस स्थल से है? तो याद रखना है, कौन सी? इलाहाबाद से। चलिए आगे चर्चा करें अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ध्यान दीजिएगा, सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है कौन सा? तो याद रखना है, बात की गई है सहतूत की। तो सहतूत का जो वर्तमान में सबसे उत्पादक राज्य जो है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, अग्रणी उत्पादक राज्य की बात की गई है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो आपको बता देना है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये भारत में सहतूत रेशम का सबसे बड़ा क्या है? अग्रणी उत्पादक राज्य है। जबकि याद रखिएगा, जूट के लिए कौन है? तो जूट के लिए याद रखना है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और कल के प्रश्न में चर्चा हुई थी, दालों में कौन है? तो दालों में याद रखिएगा, दालों के लिए आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन में, तो खाद्यान्न उत्पादन में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। ठीक, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, बात हो रही है किस महासागर की? अरब सागर की। तो हमको पता है कि अरब सागर में जो द्वीप है भारत का, उसको लक्षद्वीप कहते हैं। तो याद रखना है, लक्षद्वीप की बात की रही है। किसकी बात? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में लक्षद्वीप का कौन सा हिस्सा आता है? तो लिखा हुआ है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद हो रखिएगा, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिणी। ठीक, आपने पढ़ी होगी एक लाइन। लाइन क्या है? लाइन ऐसी है कि 8 डिग्री चैनल है ना, जब हम लोग हिंद महासागर पढ़ते हैं तो वहां पे चर्चा होती है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है?
तो याद रखना है किसके बीच में है, तो नीचे होता है आपका मालदीव। नीचे क्या होगा, मालदीव, फिर जल का सकरा भाग होगा और ऊपर पाया जाएगा मिनिकॉय। कौन सा, मिनिकॉय। तो याद रखना जो 8 डिग्री की चैनल है, ये 8 डिग्री की जो चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। इसी के ऊपर लक्षद्वीप के और अन्य द्वीप फैले हुए हैं। तो अरब सागर में सबसे जो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप दक्षिण में माना जाएगा। क्लियर है, इसके बारे में याद रखना। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में हो गई, मालदीव और मिनिकॉय के। चलिए आगे चर्चा करें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाएगा, बात हो रही है 1000 झीलों का देश। ठीक, तो याद रखना है ग्रीनलैंड होगा, स्वीडन होगा, यूएसए होगा, फिनलैंड होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड, है ना। तो फिनलैंड जो है इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसको कहा जाएगा, 1000 झीलों का देश याद रखना फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। चलिए, तो ये आपका 5वां उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। और आप हमें सब बताएंगे फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिनलैंड की राजधानी। नेक्स्ट, सुएज नहर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगली चर्चा करें सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में ध्यान दो। सुएज नहर जो है किसको मिलाती है, मतलब सुएज नहर जो है कौन से 2 सागरों को मिलाती है। आइए चर्चा करते हैं सुएज नहर पे। तो सबसे पहले सुएज नहर के बारे में याद रखना कि सुएज नहर जो है ये कब बनाई गई। तो याद रखना इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो 1869 में इसका निर्माण माना जाता है। अगर और इसके बारे में जाने तो याद रखिएगा इसमें 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। कौन से बंदरगाह हैं, बंदरगाह। तो याद रखने आप पूछेगा आपसे सुएज नहर में कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो याद रखना है इसके 2 बड़े ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एक का नाम है पोर्ट सईद, एक का नाम क्या है, पोर्ट सईद, और दूसरे का नाम है पोर्ट सुएज। तो याद रखना पोर्ट सुएज जो है, पोर्ट सईद जो है, ये 2 बंदरगाह इसमें है। निर्माण हमने बता दिया है कब हुआ था, 1869 में। 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। चलिए आगे चर्चा करें कि सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है। तो अगर हम जोड़ने की बात करें तो याद रखना है ये भूमध्य सागर को, इसको भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से। किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, याद रखियो। ठीक है, तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी, लाल सागर से। तो आइए देखते हैं सुएज नहर किस को मिलाती है। तो याद रखना है अरब, लाल सागर को अरब सागर से, नहीं, दूसरा लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो लाल सागर व भूमध्य सागर का हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना। चलिए आगे चर्चा करें। ठीक, तो ये 3 फैक्ट याद रखना है। कब निर्माण होगा, बंदरगाह कहां पर है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। एक बात और याद रखना, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, भूमध्य सागर है। कौन सा है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से देखेंगे ये आपकी मान लीजिए सुएज नहर है। कौन सी नहर है, सुएज नहर। और याद रखना नीचे फिर आपका कौन सा हो जाता है, ये लाल सागर हो जाता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को जोड़ रही है। तो इसके भूमध्य सागर की ओर जो बंदरगाह है वो है आपका सईद। कौन सा है, सईद। और याद रखना लाल सागर की ओर कौन सा है, ये सुएज है। तो इनके क्रम भी पूछता है, नीचे कौन सा है, सुएज, उत्तर में कौन सा है, सईद। एक बात और याद रखना, इसमें सुएज नहर में कुछ झीलें भी हैं। जैसे याद रखना है एक झील है बिटर। कौन सी झील है, एक है बिटर और एक है लिटर। तो लिटर बिटर झील भी कहां पर है, इसी में है। तो ये भी तुम्हारे लिए कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नॉर्वे का तट। याद रखना है नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, और कहा जाता है नॉर्वे का तट जो है अपने आप में उदाहरण है काय का। तो याद रखना है सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्योर्ड तट। क्या हो जाता है, फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फ्योर्ड तट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई स्थल खंड है ना, लेकिन जो नॉर्वे कंट्री है ये चूंकि उच्च अक्षांशों पर स्थित है, इसके कारण क्या होता है, इसके स्थल पर बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ होने के कारण, और याद रखना जब समुद्र का पानी इससे आके टकराता है
है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो तट हो जाता है ये धीरे से अंदर से खोखला हो जाता है, और खोखले होने के कारण बने हुए तट को हम क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। तो याद रखना है फियोर्ड तट का उदाहरण क्या है, तो आप बता दीजिएगा। नॉर्वे का जो तट है वो किस प्रकार के तट का उदाहरण है, फियोर्ड तट का उदाहरण है। याद रखना ये बर्फ और पानी से बनता है। इसके अलावा बात कर लें रिया तट की, तो रिया तट याद रखना, रिया तट का संबंध है भारत के जो पश्चिमी तट है या भारत के जो तट हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिया तट। तो याद रखना है रिया तट के बारे में, क्लियर है। चलिए, और ये अगर हम डाल्मेशियन तट की बात करें तो डाल्मेशियन तट के बारे में याद रखना है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया जितने भी कंट्री हैं, या यूगोस्लाविया जो पुराना देश था अभी छोटे देशों बन गया है, तो यूगोस्लाविया का तट कैसा माना जाता है, डाल्मेशिया। ठीक, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है नॉर्वे का तट कैसा उदाहरण है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फियोर्ड तट। ठीक, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चर्चा करें। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच दो लोगों को मनोनीत करता है। ध्यान से पढ़े एक बार फिर से। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच के दो लोगों को मनोनीत करता है, तो ध्यान रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंग्ल भारतीय। क्या हो जाएगा, आंग्ल भारतीय। याद रखना है लोकसभा का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है 81 में। कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 81। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 81 में जिक्र है लोकसभा का, और आर्टिकल 80 में जिक्र है किसका, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का उल्लेख कायम है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का उल्लेख कायम है आर्टिकल 81 में। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में, कौन से सदन में, लोकसभा में दो लोगों को जो मनोनीत करते हैं वो किस समुदाय के आते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय। ये हुआ करते थे, अभी तक ये हुआ करते थे, लेकिन 2021 के बाद से अब इनका मनोनयन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है अब नहीं होता है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को क्या करता था, लोकसभा में मनोनीत करता था। क्यों करता था मनोनीत, क्योंकि उनके समुदाय की संख्या क्या होती थी, कम होती थी, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था, इसी प्रतिनिधित्व के चक्कर में उनको शामिल करते थे। लेकिन भारतीय संविधान के संशोधन 104वीं या 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इनको क्या कर दिया गया, अब मनोनीत करने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर मनोनीत करता है। कहां पे, राज्यसभा में। ध्यान दें थोड़ा सा, अगर हम चर्चा करें तो संसद के दो सदन हैं। कितने सदन हैं, दो सदन। एक होता है उच्च सदन, एक होगा उच्च सदन, और दूसरा होता है निम्न सदन। दूसरा कौन सा सदन होता है, निम्न सदन। ध्यान दीजिएगा, तो एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये आपका उच्च सदन कहलाती है। राज्यसभा क्या हो जाएगी आपकी, उच्च सदन, जबकि निम्न सभा या जो निम्न सदन है वो होती है आपकी लोकसभा। ध्यान दें, तो एक हो गई आपकी निम्न सदन और एक हो गई लोकसभा। तो याद रखना, ये भी पूछ सकता है किसको उच्च सदन कहते हैं, किसको निम्न सदन कहते हैं। तो निम्न सदन किसको कहेंगे, लोकसभा को, और राज्यसभा को क्या कहेंगे, उच्च सभा। ठीक, उच्च सदन। तो संसद कितने सदन है, दो सदन। याद रखिएगा थोड़ा सा, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखना संसद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में है संसद। संसद याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा संसद निम्नलिखित में से काय से मिलकर बनी होती है। तो संसद का गठन तीन चीज, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का क्या होता है, गठन होता है। संसद को ही हम संघ विधान मंडल कहते हैं, संसद को ही हम आप कह सकते हैं संघ विधान मंडल कहते हैं, और साथ में इसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद जो है इसका उल्लेख काय में किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम चर्चा करें राज्यसभा के बारे में, क्योंकि प्रश्न कौन सा है अपना, राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। अब ध्यान दो, राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो कौन से आर्टिकल में है,
तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 80 में। कौन सी सदन है आपकी? राज्यसभा। और लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिए आर्टिकल 81 या 81 में है। क्लियर है? चलिए, तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य? 12 सदस्य। और ये 12 सदस्यों किस आधार पर? तो याद रखना है शिक्षा, या आप कह सकते हैं साहित्य, है ना, विज्ञान, समाज सेवा आदि के आधार पर, और लोक कल्याण। तो ऐसे कई विषय हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। चलिए, तो ये प्रश्न आपका हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने में सक्षम है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है? ध्यान दो। सबसे पहले चर्चा करें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पे गौर करिए। क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो ये पूछना चाह रहा है कि नागरिकता के ग्रहण करने को लेकर शर्तें कौन बना सकता है? ध्यान दीजिएगा, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने वाला कौन व्यक्ति है या कौन सक्षम है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद। संसद जो है, क्योंकि आर्टिकल जो 11 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 11, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी किसी भी नियम को बनाने के लिए कौन अधिकृत होगा? संसद। तो संसद याद रखना क्या करती है? नियम भी बनाती है, चाहे नागरिकता के अर्जन के हों या नागरिकता के समाप्ति के हों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करें। ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगनम नामक बृहत कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? ध्यान दें थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वो चोल शासक है जिसने चोल गंगनम नामक एक बृहत कृत्रिम झील, एक झील है जिसका नाम है चोल गंगनम। क्या नाम है? चोल गंगनम बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र। राजेंद्र फर्स्ट कहा जाता है। राजेंद्र फर्स्ट के जो पिता थे राजराज चोल वंश के ये लोग व्यक्ति थे। चोल काल के समय इन्हीं लोगों का भारत में के कुछ हिस्सों पर शासन था। तो चोल शासक कौन थे? राजेंद्र प्रताप। इन्होंने ये बनवाया था। इसका उत्तर तो हो गया ये। कहा जाता है गंग, एक शब्द आया है गंग। तो गंग के बारे में याद रखना है, ये अपने पिता के लिए गंगा जल लेने के लिए गए थे बंगाल, और बंगाल में पाल वंश का शासन था। वहां के एक शासक थे महिपाल, उनको उन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के बाद क्या हो गया? इन्होंने गंगा कोंड चोलपुरम नामक एक शहर बसाया, है ना। चोल गंगनम नामक एक कृत्रिम झील बनाई। तो उसी गंगा से ही ये गंगनम शब्द आया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये कौन हो गए आपके? राजेंद्र फर्स्ट। तो इसके बारे में याद रखना है। अशोक, अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल से है। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अशोक राम विहार एक प्रकार का वाटिका उपवन टाइप का है। अशोक राम विहार, चूंकि अशोक ने बनाया तो अशोक राम विहार कहलाता है। अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बौद्ध संगीतियां पढ़ते हैं, है ना, जब हम बौद्ध संगीति पढ़ते हैं तो याद रखना है तीसरी या चौथी संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उस पाटलिपुत्र में जो संगीति हुई थी वो कहा जाता है पाटलिपुत्र के राम विहार, अशोक राम विहार में आई थी, राम विहार में आई हुई थी। तो याद रखना है राम विहार कहां पर है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है, गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का उल्लेख किया गया है? ध्यान दीजिएगा, एक चर्चा है वासुदेव की और दूसरी चर्चा है संकर्षण की। क्या है? संकर्षण और वासुदेव दोनों सिक्कों पर, एक सिक्का है, सिक्का के एक पटल पर वासुदेव अंकित है, वासुदेव, और दूसरे पर देखेंगे तो याद रखना है संकर्षण। ये किसके सिक्के हैं? तो याद रखना ये जो सिक्के हैं इनके दोनों पर अंकित है, किसी पर संकर्षण और याद रखना है वासुदेव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
अगाथोक्लीज, क्या नाम हो जाएगा? अगाथोक्लीज। अब ये कौन थे, इनका नाम ही नहीं सुना होगा, अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज की बात रखना, यह एक, जहां पे आपको याद होगा एक क्षेत्र है जिसको हम इंडो ग्रीक रीजन कहते हैं, इंडो ग्रीक। जब सिकंदर आए थे तो सिकंदर के आने के बाद सिकंदर वगैरह भारत आए, भारत पर अटैक किया, लेकिन भारत से ही उनको वापस चले गए। तो वापस चले जाने के बाद उनका एक सेनापति भारत के जो पश्चिमी बॉर्डर था वहां पर रुक गया, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहां पे कुछ दिन रुका, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। तो भारत पे आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। तो पराजित करने के बाद उनकी शादी संबंध हो गई, है ना। उन्हें अपनी कर्णलिया का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। बाद में मैग्नस थ्रीज जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया, तो उनके संबंध बन गए। और बनने के बाद क्या हुआ कि जो कांधार वाला क्षेत्र था, जड्रोशिया वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त ने अलाउ कर दिया कि आप वहां पे रह सकते हो। तो जब वो वहां पे रह रहे थे तो उन्हीं के उत्तरोत्तर में बाद के शासकों में एक शासक आया है जिसका नाम है अगाथोक्लीज। उसी अगाथोक्लीज के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता वासुदेव और शंकर, इनको बलराम माना गया है। बलराम की क्या हुई है, जो सिक्कों पर प्रति मूर्ति उनकी छवि मिली है या सिक्कों पर उनकी आकृति बनी मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगाथोक्लीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। माहेश्वर, माहेश्वर मराठा किस रानी की राजधानी थी? ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर, बात हो रही है मराठा रानी की। कौन सी मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर। तो याद रखना, माहेश्वर ये थी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर। और याद रखना है अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहां से है? तो ये वास्तव में माहेश्वर इंदौर है। क्या है? इंदौर। तो याद रखना, प्राचीन नाम इसका माहेश्वर भी मानते हैं। तो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? माहेश्वर। क्लियर है? लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, झांसी। लक्ष्मीबाई कहां थे? झांसी। ये जीजाबाई है ना, ये जीजाबाई के बारे में रखना। ये जीजाबाई जो थी शिवाजी से संबंधित थी। और चांद बीबी का संबंध कहां से है? अहमदनगर से। अहमदनगर, अहमदनगर से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मराठा प्रमुख की सूची 1 से उनकी शक्ति अनुपूरक स्थान, सूची 2 को मिलाना है। देखो, एक तरफ लिखा है पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोंसले, और दूसरी तरफ उनका स्थान कि पेशवा कहां पर थे, गायकवाड़ कहां पर थे, सिंधिया कहां पर थे, होलकर कहां पर थे, भोंसले कहां पर थे। तो ध्यान रखना, चाहे सिंधिया हो, चाहे भोसले हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे आपके पेशवा हो, सिंधिया हो, कोई भी हो, इन सब में ये सब का पहले संबंध कहां से था? इन सब का संबंध पहले महाराष्ट्र से था। कहां से था? महाराष्ट्र से। लेकिन जब मराठा शक्ति का पतन हुआ तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए। तो उन्हीं पर प्रश्न पूछा गया है, कौन कहां से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा, अपन लोग सुमिलित करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है, जब कभी ऐसे प्रश्न आए तो कोशिश किया करो कि कौन आप जानते हो। तो याद रखना है, सिंधिया का बड़ा नाम पॉपुलर रहता है ना। तो याद रखना, सिंधिया का संबंध कहां से है? तो सिंधिया का संबंध हो जाएगा ग्वालियर से। ठीक, सिंधिया का संबंध कैसे है? ग्वालियर से। इसके अलावा याद रखना, होलकर का संबंध हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, इनका संबंध हो जाएगा इंदौर से। भोंसले याद रखिएगा, भोंसले हैं नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। और गायकवाड़ याद रखना, इनका संबंध है बड़ौदा से। और पेशवा का संबंध है पूना से। तो ध्यान दीजिएगा, पेशवा का संबंध किससे है? पूना से। इसके बाद गायकवाड़ का संबंध किससे है? बड़ौदा से। और याद रखना है, सिंधिया का संबंध कहां से है? ग्वालियर से। और होलकर का संबंध कहां से है? इंदौर से। और भोंसले का संबंध है कहां से? नागपुर से। क्लियर है? तो याद रखना, इसके हिसाब से कौन हो जाएगा? तो एक का क्या हो जाएगा? 2। तो याद रखना, इन दोनों में है तो ये 2 ऑप्शन सीधे कट जाएंगे। इसके अलावा बी का क्या है? गायकवाड़ कहां पे थे? बड़ौदा में। तो 4। इसका पहला उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। चलिए, मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो मुगलों से लड़ने वाले जो सिख गुरु माने जाते हैं, सबसे जबरदस्त अगर कोई लड़ा है तो याद रखना, इन 4 ऑप्शनों में गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु माने जाते हैं। वर्सेस औरंगजेब का बहुत झगड़ा हुआ। औरंगजेब का बड़ा ही क्या हुआ? द्वंद्व हुआ। और बाद में जब औरंगजेब मर गया
तो याद रखना उनके जो पुत्र थे औरंगजेब के, जिनका नाम था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम जिसको हम शाह आलम प्रथम, मुअज्जम आदि के नाम से जानते हैं, उनसे फिर गुरु गोविंद सिंह के मेल मिलाप हो गई। गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने अच्छा मनसब दिया, अपने दरबार में भी रखा, तो याद रखना है। लेकिन औरंगजेब से इनकी हमेशा ठनी रही। ठीक, तो इसके बारे में याद रखना है। किसका झगड़ा हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। तो इनके बारे में याद रखना, क्योंकि तेग बहादुर जो है इनको फांसी दी गई थी, है ना। और याद रखना गुरु अर्जुन देव को फांसी हुई थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला कौन था? गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाले थे जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जबकि तेग बहादुर को तो याद रखिएगा औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 के बीच में कौन विजय हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब है, मैसूर माने क्या है? तो आंग्ल मैसूर के बारे में रखना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 79-69 के बीच में कौन विजय रहा? तो उत्तर हो जाएगा आपका हैदर अली। क्या उत्तर हो जाएगा? हैदर अली। तो याद रखना ये अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, या टीपू के पिताजी जो थे कौन? हैदर अली। हैदर अली का साम्राज्य था मैसूर में, कर्नाटक वाले भाग में। वहां पर अंग्रेजों से इनकी झड़प हुई। पहला युद्ध जो हुआ 1767 से, प्रथम युद्ध जो हुआ, फर्स्ट युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, प्रथम इसको हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो मैसूर युद्ध याद रखना, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। विजय रहा कौन? तो याद रखना उत्तर हो जाएगा तुम्हारा हैदर अली। और इसमें एक संधि याद रखना है, मद्रास की संधि। कौन सी संधि से युद्ध रोका था? तो मद्रास की संधि जरूर याद रखिएगा। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ये याद रखना। चलिए अगले चलता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई? तो इसके बारे में सन पूछ लेता है तो 1905 में याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में रखना गांधी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और याद रखना इन्होंने 1905 में ही बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो ये भी तुम्हें याद रखना है 1905 में। क्लियर है? ठीक, तो 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और 1900 में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1921 में मुपला विद्रोह हुआ था, कहां पे हुआ था? ध्यान रखिए 1921 में मुपला विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये मालाबार तट है। और याद रखना ये केरल, कहां पे? केरल के मालाबार तट में क्या हुआ था? ये चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, आइए चेक करते हैं। एक तरफ फसल लिखी हुई है, दूसरी तरफ उसके रोग लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो धान में उकटा रोग, सरसों में सफेद गेरुई, बाजरा में कड़ुआ और मूंगफली में टेक्का। तो याद रखना है मूंगफली का टेक्का ठीक है, बाजरा का कड़ुआ ठीक है, सरसों का सफेद गोरई या सफेद जो लाइनें बढ़ जाती हैं वो ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि धान में और ढेर सारे रोग होते हैं लेकिन उकटा रोग नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा CAG, क्या कहते हैं इसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। कौन से भाग में है? भाग 5 में है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें आर्टिकल, तो 148 से लेके 151 तक इसका क्या है? उल्लेख किया गया है। इसमें हम अगर आयु की बात करें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसके आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो याद रखिएगा, आप बता दीजिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले होगा उनको पद से हटा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, वर्ग रहित समाज क्या है? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी है? तो याद रखना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। वर्ग रहित समाज, वर्ग रहित समाज की दी है कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसी को मार्क्सवाद कहा जाता है, जिन्होंने बताया है वर्ग रहित समाज, इसी को हम क्या कहते हैं? इनका मार्क्सवाद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, वाहनों के पीछे
के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ध्यान दें, वाहनों के पीछे आपने देखा होगा जो साइड ग्लास लगे होते हैं वो वास्तव में कौन से लेंस या कौन से दर्पण होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। कौन से होते हैं? क्योंकि होता क्या है, आपका ग्लास इतना सा और पीछे आ रहा बहुत बड़ा ट्रक, तो पूरे ट्रक को आपके कांच पे लाके दिखा देता है और आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीछे ट्रक आ रहा है, हिसाब से चलना है। तो याद रखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो कौन से लगे होते हैं गाड़ियों के पीछे? उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें बड़े बड़े ट्रक को आप देख लो और दो ट्रकों को एक साथ देख लो। तो याद रखना है कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। चलिए आगे चर्चा की। जबकि डॉक्टर मुंह में दांतों को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई उपग्रह है अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और मान लीजिए उसका कुछ हिस्सा टूट के अलग हो गया, तो वो क्या करेगा? वो भी भाई साहब अंतरिक्ष में घूमता ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर सेकंड में लगभग कितना होता है? तो याद रखना एक्यूरेट वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना, ये है एग्जैक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से फेंकें तो याद रखना, अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा से फेंकें तो फिर माना जाता है कि वो वस्तु पर पृथ्वी वापस नहीं लौटे। इसको पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो कितना फेंकना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप फेंकते हैं तो माना जाता है कि फिर वस्तु क्या नहीं होगी, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा को पार कर जाएगी और फिर वो वापस नहीं आएगी। चलिए आगे चर्चा। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कौन? तो याद रखना है कैफीन, फेनिलएल्यूबिन, पुरुषिन और थर्ब। तो इसका सही उत्तर होगा कैफीन। क्या हो जाएगा? कैफीन। कैफीन एक्चुअल में है क्या कि कैफीन कॉफी में भी हो जाता है और जब कभी 3 ऑप्शन में ना हो तो चाय के लिए भी हो जाता है, ध्यान रखना। चलिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? याद रखना, जब कभी कोई वनस्पति तेल होता है ना, वनस्पति तेल को जब हम वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? निकल की उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में हमें हाइड्रोजन का क्या कराना होता है? उसके ऊपर से प्रवाह कराना होता है। किसका? हाइड्रोजन का। तो निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जब हम प्रवाह कराते हैं तो वनस्पति घी से या वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी। तो जब भी कभी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की बात कहे तो याद रखना निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का प्रवाह कराते हैं। तो इसके बाद याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। चलिए दंत क्षय, दांतों में जो खराबी आती है, दांत हिलने लगते हैं, है ना, दांतों के मसूड़े से पस आने लगती है, तो दंत क्षय का कारण क्या है? तो याद रखना है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। इसके बारे में रखना दांतों में, इसके लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो याद रखना है टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, साल्मोनेला टाइफी, टीबी, मतलब टीबी आपका ये भी उससे होता है, और याद रखना हैजा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, या आप कह सकते हो परजीवी से। मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया याद रखना है, मलेरिया रोग कैसे होगा? तो याद रखना है परजीवी से। किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा परजीवी से होता है, परजीवी से। ठीक, जबकि बाकी ये जो लिखे हुए हैं ये सब कैसे हो गए आपके? तो याद रखना है ये बैक्टीरिया से। अगले प्रश्न की ओर चले। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को ध्यान रखिएगा सब लोग। राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, और एक नहीं 2 मछलियां हैं, धनुष्वाण भी है, और याद रखना है गंगा यमुना का संगम भी दिखाया गया है। लेकिन है क्या नहीं? तो धनुष हो गया, तीर हो गया, मछलियां हो गई, बस मोर नहीं है भाई साहब। मोर राजकीय पक्षी या राष्ट्रीय पक्षी है देश का, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करें। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, याद रखना है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में, है ना। तो उर्दू अकादमी यूपी की उर्दू अकादमी याद रखना है 1972 में बनी थी, जबकि हिंदी व संस्कृत अकादमी दोनों बनी थी 1976 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? चलिए बेगम समरू
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो बेगम समरू याद रखना है, एक विवादास्पद कैरेक्टर है, और याद रखना ये मेरठ से जुड़ी है, और मेरठ में ही इन्होंने, मेरठ में एक जगह है सरधना, तो याद रखना सरधना में इन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका तो अमीर खुसरो, ये व्यक्ति हैं और ये उनका स्थान है, जन्म स्थान। तो याद रखना है अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। जोश याद रखना है, जोश मलिहाबादी, ये भी बिल्कुल ठीक है, इनका नाम ही चलता है जोश मलिहाबादी, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना। और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध इलाहाबाद से ना होकर, यही इसका उत्तर गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म याद रखना है कहां पे हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। कई बार पूछा गया है शाहजहांपुर में। और याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई थी? तो याद रखना है फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहां पर हुई थी? गोरखपुर में इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त के तौर पर पहचाने गए थे, और याद रखना है गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में ना होकर शाहजहां में हुआ, जबकि अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। मिर्जा गालिब का आगरा में। जोश मलिहाबादी लखनऊ के बगल में मलिहाबाद, आम के लिए बड़ा फेमस है, लेकिन बाद में आजादी के समय ये कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए। बाद में उनका निधन हो गया 82-83 के आसपास। तो जोश का संबंध कहां से है? लखनऊ के पास मलिहाबाद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेके रोलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार के हीरो का क्या नाम है? याद रखना, सबको पता होना चाहिए, है ना। कौन हो जाएगा? तो याद रखना, अगर हम बात करें जेके रोलिंग बड़े राइटर हैं, द्वारा निर्मित एक बाल कलाकार हीरो का नाम क्या है? तो याद रखना है हैरी पॉटर, है ना। हैरी पॉटर इनके हीरो थे, और एक कृत्रिम क्या है? कैरेक्टर है। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? तो मेघा पाटेकर, हमने याद रखना, ये लगभग 1989 के आसपास एक आंदोलन किया गया था, 87 से 89 के बीच। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनके बारे में याद रखना है। और जबकि सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का है चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए? तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। और मेघा पाटेकर के साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं बाबा आमटे, तो याद रखना है बाबा आमटे। तो बाबा आमटे और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक एक पत्थर से निर्मित प्रतिमा 1952 में कहां स्थापित की गई थी? तो याद रखना 1952 में भारत में स्थापित की गई थी। और विश्व संसार की बुद्ध की सबसे विशालतम थी उस समय, लेकिन अब चूंकि सबसे विशाल जो प्रतिमा बन गई है वो चीन में है बुद्ध की, याद रखना है। सबसे ऊंची प्रतिमा जो वर्तमान में है बुद्ध की वो चीन में है, लेकिन 1952 की अगर बात करें तो भारत में स्थापित की गई थी। और याद रखना है हुसैन सागर जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, वहां पर इसको रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। स्काउट गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? ध्यान दें, स्काउट गाइड की जो स्थापना है वो बेडेन पावेल ने की थी। कब की थी? तो 1907 में। 1907 में अंग्रेज अधिकारी थे, बार्डेन पावेल ने की थी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? तो याद रखना है राज्यसभा में पारित विधेयकों के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जा रही है उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? तो याद रखना है उसमें प्रधानमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता है और उपायुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, ये हम लोग महत्वपूर्ण 38 प्रश्न आपकी सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं। याद रखना आपका जीएस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी से आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करिए, इसको देखिए, क्योंकि परीक्षा का समय बड़ा निकट आ गया है। आगे हम और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमें लग रहे हैं या जो आ सकते हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे आपको वो भी देखने को मिलेंगे। इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।